हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे थे। हमने 2022, 2023 और 2024 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। आज इस लेक्चर से हम ईएससी 2021 के सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। ये आप देख सकते हो, इसके अंदर ये सब्जेक्ट होते हैं जो हमारे एसएससी जेई एग्ज़ाम हो गया या फिर स्टेट के एई के एग्ज़ाम और जेई के एग्ज़ाम में जो टॉपिक नहीं आते उनको हम नहीं करेंगे। केवल जो हमारे रिलेवेंट रहेंगी उन्हीं को हम करेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं ईएससी में। तो दोस्तों, इस सॉल्यूशन के बाद आप ज़्यादातर क्वेश्चन को अपने आप अटैम्प्ट कर पाओगे। ईएससी के 80 to 90% आप। तो ठीक है दोस्तों, अपना हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये एसएससी जेई और स्टेट के एई जेई एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन, ए नेटवर्क ऑफ पाइप कन्वेइंग वाटर टू ए सिटी हैज़ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। द डायमीटर ऑफ मेन पाइप इज 30 सेंटीमीटर एंड इट ब्रांच इनटू टू पाइप ऑफ डायमीटर 20 एंड 15 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की एक मेन पाइप है, वो पानी लेके जा रही है सिटी तक। फिर आगे वो दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है 20 और 15 सेंटीमीटर की पाइपों के अंदर। एवरेज वेलोसिटी जो मेन पाइप की वो दे रखी है आपको। एवरेज वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर वाली पाइप में दे रखी है और 15 सेंटीमीटर वाली पाइप में आपको वेलोसिटी बतानी है वाटर की कितनी रहेगी। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो आप 11th-12th में करते थे। कंटिन्यूटी इक्वेशन लगानी है भाई। एक पाइप है 30 सेंटीमीटर की और वो दो पाइपों में डिवाइड हो जाती है। तो जो डिस्चार्ज हमने बड़े वाले पाइप से छोड़ा वही डिस्चार्ज उसके बराबर होगा Q1 + Q2 जो उन दोनों पाइपों के अंदर जाएगा। उसमें से एक की आपको वेलोसिटी पता है, दूसरे की नहीं पता। तो Q = Q1 + Q2 और Q यानी कि जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं भाई। सर्कुलर पाइप है, उसका डायमीटर दे रखे π/4 ऑफ डायमीटर का स्क्वायर, वो एरिया हो गया मल्टीप्लाई बाय उसकी वेलोसिटी। यूनिट आप सभी मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेना भाई। 30 सेंटीमीटर तो 0.3 मीटर हो जाएगा। वैसे तो यूनिट आप कन्वर्ट ना करो तब भी इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपस में सारी यूनिट कट जानी थी इसके अंदर। तो जो छोटे वाली पाइप है 15 सेंटीमीटर की, उसके अंदर वेलोसिटी आप इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेंट्रीफ्यूगल पंप डिलीवर वाटर अगेंस्ट ए नेट हेड ऑफ 14.5 मीटर एंड द डिज़ाइन स्पीड ऑफ 1000 RPM। सेंट्रीफ्यूगल पंप दे रखे भाई, पानी वो डिलीवर कर रहा है 14.5 मीटर के हेड के अगेंस्ट। इसका मतलब क्या है भाई, जहाँ से उसने पानी को उठाया और जहाँ उसने भाई छत पे टंकी लगी हुई है वहाँ उसने पानी को पहुँचा दिया, उनके बीच का टोटल डिफरेंस कितना, 14.5 मीटर का। उसी के अगेंस्ट तो उसको वर्क करना पड़ेगा। डिज़ाइन स्पीड दे रखी है हमारी पंप की 1000 RPM की। जो इसकी वेन है पंप की, वे कर्व है 30 डिग्री के एंगल पे। इम्पेलर का डाया दिया हुआ 300 mm और आउटलेट की विड्थ है 50 mm। जो इम्पेलर है उसके टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होगी आउटलेट के ऊपर। हाइड्रोलिक मशीन का क्वेश्चन है, आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालनी है। 11th-12th में आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ओमेगा इंटू आर। ओमेगा हमारी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। और इसको ऐसे समझो, जो आपका पंप है ये भाई पंप का शाफ्ट हो गया और इसके यहाँ पे ये इसके इम्पेलर लगे हुए हैं, ठीक है, यानी इसकी पंखड़ी कह लो इनको। जो ये पंखड़ी ऐसे गोल गोल घूमने लग रही हैं, इस तरीके से घूमेंगी, तो उसकी RPM आपको दी हुई है। RPM पता है तो हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है तो आप इसका रेडियस भी निकाल सकते हो। वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ओमेगा इंटू आर। और ओमेगा किसके बराबर होएगा, ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। 1 मिनट के अंदर 1000 RPM घूमता है, 1 मिनट के अंदर 1000 RPM। एक पूरी रोटेशन जो होती है सर्कल की, उसके अंदर कितने का एंगल बनेगा, 2π यानी कि 360 डिग्री का। रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं, d/2। रेडियस को क्या लिख सकते हो, d/2। ये हमने कितना निकाला है, 1 मिनट के अंदर 1000 RPM, तो 1 सेकंड में कितनी होंगी, डिवाइड बाय 60 कर देंगे। इससे ये कट जाता है 2 से 2, तो क्या आ जाता है ये π/d/n डिवाइड बाई 60। तो चीज़ तो ये वही है जो आपने 11th-12th में पढ़ी थी भाई। वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ओमेगा इंटू आर के। ओमेगा हमने निकाल लिया भाई, उसमें सेट करेंगे तो π/d/n/60 आ जाता है। डायमीटर में क्वेश्चन में दे ही रखे भाई, कितना है इसका डायमीटर, 300 mm। 300 mm यानी कि 30 सेंटीमीटर। RPM दे रखी हो तो वेलोसिटी हमारी आ जाएगी 15.7 मीटर पर सेकंड। तो ईजिली आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बस वही है जो आपने 11th-12th में या भाई छोटी क्लासों में पढ़ा है, उस चीज़ को इन्होंने सेट कर दिया भाई। वो पंप है, गाड़ी चल रही है, चीज़ें तो सारी वही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को रहने दो आप। हाइड्रोलिक मशीन में आपको क्या करना है,
एक तो आपको टेबल याद होनी चाहिए शुरू शुरू में भाई, स्पेसिफिक स्पीड की टेबल है जो भाई कैप्लन में कितनी होएगी, फ्रांसिस में कितनी, पेल्टन व्हील वाले में कितनी होगी भाई स्पेसिफिक स्पीड, उनकी कितनी, उनका स्पीड का रेशो, और जो उनका हेड होता है वो तो अपने को याद कराना रहता है। उसके अलावा जो बेसिक फॉर्मूले हैं भाई, स्पेसिफिक स्पीड का क्या फॉर्मूला होएगा, और जो भाई ये वेलोसिटी वगैरह हम निकालते हैं तो वेलोसिटी निकालने का भी सिंपल है भाई, πdn/60। और अगर आपको हेड दे रखा है तो √2gh। वेलोसिटी तो हम वही निकालते हैं भाई जो 11वीं 12वीं में आपने पढ़ा था, वही चीज़ें हैं जो इसके अंदर पढ़ना है रोलिंग मशीन में, बस उतना ही है। इतना इस टाइप के नहीं करने भाई एंगल वेंगल बन रहा है और 50 चीज़ें हों, बस इतना ही है अपने सिलेबस में, उतना हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिजर्वोयर हैज ए हेड ऑफ 40 मीटर, यानी एक रिजर्वोयर है जिसके अंदर पानी होता है, उसके अंदर पानी कितनी हाइट तक है, 40 मीटर की हाइट पे है। एक चैनल उसमें से निकल रहा है जहाँ से 34 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज निकलने लग रहा है। यानी रिजर्वोयर में कोई पाइप है, उस पाइप में से कितना वाटर निकलने लग रहा है, 34 मीटर क्यूब पर सेकंड के डिस्चार्ज से पानी निकलने लग रहा है। रोटेशन स्पीड ऑफ द रोटर इज 150 RPM। व्हाट इज द पावर ऑफ द टरबाइन, भाई जो हमारा रोटर लगा हुआ है वहाँ पे 150 RPM पे घूमता, तो पावर कितनी होगी टरबाइन की। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, जो RPM है ना, उस RPM का कोई काम नहीं हमें, इसमें इसने डिस्चार्ज पहले से ही बता दिया। अगर इसमें डिस्चार्ज पहले से नहीं बता रखा होता ना, तो जो इसका RPM है उसकी हेल्प से हम वो निकाल लेते भाई इसमें डिस्चार्ज कितना आता। तो डिस्चार्ज तो अपने को पता ही है, पावर का क्या फॉर्मूला होता है, पावर होती है ρgh। मतलब पावर का क्या फॉर्मूला होता है जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। आपने 11th 12th में यही फॉर्मूला पढ़ा होगा, शायद आजकल तो 9th 10th में ही पढ़ा देते हैं इस चीज़ को। पावर क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स किसके बराबर होती है, mg के बराबर। और पानी 40 मीटर की हाइट से आने लग रहा है तो डिस्टेंस कितना हो गया, h हो गया। ठीक है, ये तो हो गया वर्क डन आपका। और डिवाइड बाय टाइम, टाइम अब क्या है, 34 मीटर क्यूब का पानी 1 सेकंड के अंदर आने लग रहा है, तो टाइम तो हमारा सीधा सीधा 1 सेकंड आ गया। ठीक है, तो टाइम वाली चीज़ को तो रहने देना। जब मैंने पेपर दिया था मेरे टाइम भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आए थे इंटरमाइन वगैरह के, तो ये चीज़ तो पढ़ी नहीं हुई थी। मैंने खुद भी बताया था आपको कि भाई मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है हम, कि भाई हम टरबाइन वगैरह को पढ़ें, हम सिविल इंजीनियर हैं, तो बेसिक चीज़ें हमको पढ़नी है। ये आपको फॉर्मूले अगर पता होंगे भाई पावर क्या होती है, वर्क डन का पता होगा, तो आप इन चीज़ों को अपने आप कर लोगे। और ये तो आप 9th 10th में भी और 11th 12th में हम पढ़ते ही हैं। तो इसके अंदर आपको सिंपल पुट करना, मास किसके बराबर होएगा, यानी m किसके बराबर होएगा, डिस्चार्ज के मल्टीप्लाई बाय g। ये आपको कितना दिया हुआ है भाई, 34 मीटर क्यूब, 34 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ आपको डिस्चार्ज। यानी ये क्या है, एक टाइप से ये है आपकी वॉल्यूम, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय जी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मास, यानी कि वेट आ जाएगा इस चीज़ का। फिर आपको फॉर्मूले में लिखना, फॉर्मूला आपका बन जाएगा डेंसिटी Qg इंटू एच। यानी आपको वेट निकालना था, कितना पानी का वेट है, 34 मीटर क्यूब आपको वो दी हुई है, वॉल्यूम उसकी 1 सेकंड के अंदर, डेंसिटी वाटर की कितनी होती है 1000 किलो, जी की वैल्यू पता आपको 9.81, और हाइट कितनी, हाइट पे पानी जाने लग रहा है 40 मीटर हाइट, नीचे पानी जा रहा है, तो 13.34 मेगावाट आ गई हमारे पास पावर। तो अगर पेपर में आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है, इसको छोड़ना नहीं है कि भाई टरबाइन का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्ट्रीम फंक्शन इज गिवन बाय 3x² - y³ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट एट द पॉइंट 2,1। तो स्ट्रीम फंक्शन दिया हुआ है तो वेलोसिटी कंपोनेंट आप इजीली निकाल सकते हो। एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, एक्स डायरेक्शन में हमारी जो वेलोसिटी होगी वो होगी -d∅/dy। जो स्ट्रीम फंक्शन होता है क्या होता है, उसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी मिलती है। स्ट्रीम फंक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमको वेलोसिटी मिलती है। और एक होता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, उसमें क्या होता है, उसमें उसी डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी मिल जाती है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी है तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वी डायरेक्शन में निकालनी है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो 3x² - y³ इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होएगा, वाई के रिस्पेक्ट में, 3x² वाला 0 हो जाएगा, y³ का हो जाएगा 3y², और माइनस माइनस साइन आपस में कट जाएंगे। x डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई 3y², y में आ गई 6x, और 2,1 पॉइंट पे आपको निकालनी, यानी x आपका 2 है, y आपका 1 है।
इसमें निकालोगे तो आप इजीली इस चीज़ को सोल्व कर पाओगे। तो पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एसएससी जेईई मेंस के अंदर। भाई ज़्यादा कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा, 1-1.5 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाएंगे। 50-60 क्वेश्चन बिल्कुल आसान आएंगे स्टेटमेंट वाले, और 20-30 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल होंगे। और उन न्यूमेरिकल में आपको कैलकुलेटर की 5 या 7 में ही जरूरत पड़ेगी, सभी में कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल लोड इज सप्लाइड बाय अ टरबाइन शाफ्ट व्हेन द डायमीटर ऑफ द जेट इशूइंग फ्रॉम द नोजल इज 150 mm। भाई कोई टरबाइन है और फुल लोड सप्लाई कर रहा है, यानी कि एफिशिएंसी इसकी हमने 100% मान ली, ठीक है। और 150 mm का जो नोजल है वहाँ से पानी की स्ट्रीम निकलने लग रही है, यानी कि जो पाइप होती है 150 mm की पाइप है, वो उसके जो ब्लेड होते हैं उनसे टकरा रही है, और फिर वो गोल गोल घूम रहे हैं टरबाइन के ऊपर जो वेन लगे हुए हैं, और टरबाइन का शाफ्ट फुल लोड उसमें सप्लाई कर रहे हैं। लोड सडनली ड्रॉप टू 36% ऑफ द फुल लोड, व्हाट डायमीटर ऑफ द जेट शुड बी अटेन बाय रेगुलेटिंग द स्पीयर रोड। तो जो पावर का फॉर्मूला हमने अभी ऊपर देखा क्या होता है भाई, mgh के बराबर आ गया था, और मास किसके बराबर होएगा, डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज की, और जो डिस्चार्ज होता है वो किसके बराबर होएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी, और एरिया किसके बराबर होएगा, π/4 ऑफ डायमीटर का स्क्वायर। तो जो आपकी पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई डायमीटर के स्क्वायर के, पावर आपकी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, डायमीटर के स्क्वायर की। उसके अलावा अब इसने क्या क्या रखा है भाई, पहले फुल लोड था और अभी लोड हमारा 36% से कम हो गया, तो हमें जेट का डाया कितना करना पड़ेगा। जैसे ये आपका इम्पेलर है, ये इसके ब्लेड है, ठीक है। अब यहाँ से एक पाइप है, इस पाइप में से पानी आके इससे टकराने लग रहा है, तो ये गोल गोल घूमेगी, ये गोल गोल घूमेगी, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होएगी। और इसके अंदर भी क्या होता है, जो ये जेट है आपने पढ़ा होगा, स्पीयर होता है। एक स्पीयर क्या होता है, स्पीयर हम बाले को बोलते हैं। इस टाइप से कुछ बाले टाइप की अरेंजमेंट होती है, ये बाला हो गया, ठीक है। इसको आपको जब रोकना होता है ना, तो क्या करते हैं, इसमें ऐसे नहीं कि भाई अचानक से इसको रोक देंगे। जो ये बाले टाइप का आपको दिखने लग रहा है, ये बाला आगे बढ़ जाएगा। जब ये बाला आगे बढ़ेगा तो कैसे दिखेगा कुछ भाई, ये बाला पूरा इसके अंदर ऐसे हो जाएगा, इसको स्पीयर बोलते हैं। स्पीयर यानी कि बाला, और यहाँ पे जो पानी निकलने लग रहा था वो रुक जाएगा। अगर थोड़ा डायमीटर कम करना है तो भाई ये इसका डायमीटर पानी का कम हो जाएगा जब ये थोड़ा आगे बढ़ेगा। तो वही चीज़ आपसे पूछी है, अगर लोड हमने 36% से कम करना है, अच्छा 36% से कम नहीं करना, ड्रॉप टू 36%। एक तो होता है टू और एक होता है बाय का मतलब है भाई इतने से कम हो गया, और टू का मतलब है भाई इस वैल्यू पे पहुंच गया। टू का मतलब क्या भाई, इस वैल्यू पे पहुंच गया, और बाय का मतलब है जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, तो 36% पे हो गया लोड हमारा। पेपर में वो गलतियाँ करवा देता है इसी टाइप की चीज़ करवा के, उसमें कन्फ्यूज नहीं होना, जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसी के हिसाब से पेपर क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। शुरू में मान लो 1 पावर थी, यानी कि फुल 100% मानी हमने, तो बाद में पावर कितनी होगी 36%, यानी कि 0.36। शुरू में डाया कितना था 150 mm का, तो बाद में कितना डाया चाहिए होगा 90 mm का डाया चाहिए होगा। जो पानी का आपका जेट है उसका डाया कितना चाहिए होगा 90 mm का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ ए पॉइंट बिलो द वाटर सरफेस इन सी वेयर प्रेशर इंटेंसिटी इज 1.006 मेगान्यूटन पर mm²। यानी समुंदर के अंदर कितनी डेप्थ के ऊपर जो प्रेशर है वो कितना होगा 1.006 मेगान्यूटन पर मीटर²। तो प्रेशर का आपको फॉर्मूला पता, प्रेशर किसके बराबर होता है, ρgh के। प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता किसके बराबर होता है, ρgh। डेंसिटी आपको दे रखी है भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 1.025, तो डेंसिटी कितनी होगी 1025 किलो, 1025 किलो पर मीटर क्यूब। डेंसिटी हो गई 1025, जी है आपका 9.81। कितनी हाइट पे इतना प्रेशर होएगा वो आप लिख लोगे। एम का मतलब है भाई मेगा पास्कल, यानी कि 10 की पावर 6, 1.006 इंटू 10 की पावर 6, यानी कि समुंदर के सरफेस से 100 मीटर की हाइट पे इतना प्रेशर हो जाएगा हमारा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली निकाल सकते हो भाई। पेपर में आपसे ऑयल वगैरह कह देगा या कुछ और कह देगा, मरकरी कह देगा, तो वो आपको करना आना चाहिए। 2 pressure point in a water pipe are connected to a manometer which has to form a inverted U tube। आपकी पानी की एक पाइप जाने लग रही थी, इन्वर्टेड U ट्यूब लगा दिया आपके। इन्वर्टेड यानी कि एक तो होती है नीचे की तरफ, एक लगेगी ऊपर की तरफ ट्यूब, यानी कि उल्टा यू बनेगा। द स्पेस अबव द वाटर इन द टू लिम्ब ऑफ द मैनोमीटर इज फिल विद द टोलिन
जो मैनोमीटर है उसके अंदर आपने क्या भर दिया, टोलिन भर दिया, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.875। डिफरेंस इन लेवल ऑफ वाटर कॉलम ऑफ टू लिम्ब इज 12 सेंटीमीटर। भाई लेवल कितना है, 12 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है दोनों जो भाई मैनोमीटर की हेड है। तो कोरोस्पॉन्डिंग डिफरेंस ऑफ प्रेशर कितना होएगा, यानी उन दो पॉइंट में डिफरेंस कितना होएगा। तो आप डायग्राम देखो, पानी फ्लो करने लग रहा है इसे 1 से 2 पॉइंट पे, इन्वर्टेड यू ट्यूब लगा दी यानी उल्टी करके लगाई है, टोलिन उसके अंदर है जिसकी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी थी 0.875, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई 875 kg। तो इन्वर्टेड यू ट्यूब है तो इसके अंदर आप कैसे निकालोगे, तो या तो आप इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पे लिखते हैं, इस वाले पॉइंट के लिए लिखनी पड़ेगी ना हमें इक्वेशन, भाई यहाँ पे कितना प्रेशर होएगा। और जो 12 सेंटीमीटर तो आपको ये दे रखी, नीचे वाली हाइट कितनी है, नीचे वाली हाइट को आप कुछ भी मान लो, नीचे वाले को मैंने x मान लिया, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, नीचे वाली हाइट को मैंने x मान लिया जो ये वाली हाइट है। अब इक्वेशन लिख दो, कैसे लिखोगे भाई, इक्वेशन हम लिखेंगे P1 माइनस रो जी एक्स रो वाटर, पहले हम यहाँ तक पहुँच गए, अब हल्का सा और ऊपर चलेंगे, माइनस रो वाटर जी ऑफ 12, ठीक है। यहाँ से हम इधर गए हैं, अब यहाँ से इधर आ जाओ, तो आप कैसे लिखोगे, तब लिखोगे P2 माइनस रो वाटर जी इंटू एक्स, पहले आप इस वाली हाइट पे पहुँचे, फिर अब आ जाएगा माइनस रो ऑफ टोलिन जी इंटू 12, ठीक है। ऐसे ही लिखोगे इक्वेशन, एक बार 1 से ऊपर गए, एक बार 2 से ऊपर गए, और यहाँ पे प्रेशर अपना सेम होएगा ही। कमेंट में लिख के ये बताना भाई वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर सेम आ रहा है, ठीक है। अब रो वाटर जी इंटू एक्स, रो वाटर जी इंटू एक्स, ये कट गया, क्या बचा P1, P2 को इस साइड ले आओ लेफ्ट हैंड की तरफ, माइनस P2, इस वाले को उधर ले जाओ, रो वाटर जी इंटू 12 माइनस रो ऑफ टोलिन जी इंटू 12। मतलब सिंपल आपको इक्वेशन लिखनी है, पेन पेपर होगा, आप इक्वेशन लिख लोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। डेंसिटी वाटर कितनी होती है 1000 किलो, टोलिन की कितनी है हमें क्वेश्चन में दे रखी है 875 किलो, जी की वैल्यू 9.81, 12 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर को आपको मीटर में लिखना है, 0.12 आ जाएगा, ठीक है। ये 12 मत लिखना, यूनिट का ध्यान रखना, 0.12 आपका प्रेशर डिफरेंस इसके अंदर आप ऐसे निकाल सकते हो। तो जो इन्होंने सोल्व किया है वही चीज़ सोल्व करके आएगी जो मैंने इक्वेशन लिखी है, बस इन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह से कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ ग्लास ट्यूब दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द वाटर लेवल इफ द कैपिलरी राइज इन ट्यूब इज टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 mm। टेक सरफेस टेंशन है 0.0735 न्यूटन पर मीटर। भाई जो आप कैपिलरी राइज मेजर करने के लिए, वाटर लेवल मेजर करने के लिए ग्लास ट्यूब का यूज करोगे, उसका मिनिमम साइज कितना होना चाहिए अगर कैपिलरी राइज 2 mm होगा। आपको अच्छे से पता भाई कैपिलरी राइज क्या होता है। भाई जैसे आपकी ये ट्यूब है, ये किसी फ्लूइड के अंदर आपने रखी तो पानी इसके अंदर ऊपर चढ़ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी राइज। ये पाइप कैपिलरी राइज का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिलरी राइज का फॉर्मूला होता है H = ये हम पढ़ते हैं T cos थीटा अपॉन रो जी डी। हाइट ऑफ कैपिलरी राइज हम यहीं लेते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर कोस थीटा तो दे नहीं रखे, तो कोस थीटा को 1 ले लेना। सरफेस टेंशन की वैल्यू हमें दे रखी है जो टी होता है 0.0735। कैपिलरी राइज कितना हो सकता है 2 mm, तो इसके अंदर आपको पुट कर देना है। भाई ये फॉर्मूला होता है कैपिलरी राइज का, कितना हो सकता है मैक्सिमम 2 × 10⁻³ यानी कि 2 mm। यहाँ हमने पुट कर दिया 2, कोस थीटा हमारे पास कुछ है ही नहीं, ऊपर इन्होंने रो नहीं वो टी नहीं लिखे इन्होंने फॉर्मूले में, 2t कोस थीटा अपॉन रो जी आर। डायमीटर के टर्म में लिखोगे तो टी कोस थीटा अपॉन रो जी डी हो जाता है। तो कोस थीटा को 1 ले लेते हैं। डेंसिटी, पानी की डेंसिटी होती है 1000 किलो, जी की वैल्यू होती है 9.81। हमें रेडियस बताना था, हम कितना रेडियस लेंगे ट्यूब का, तो रेडियस आपका इसके अंदर आ गया, कितना आ गया 7.5 mm, और डायमीटर निकालोगे तो 15 mm। तो अपने SSC JEE लेवल के ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन खूब आएंगे आपके। बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, उसको अप्लाई कैसे करना है वो आना चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन भी 11th 12th में पढ़ाते हैं।
तो देख लो 11th-12th का कोई स्टूडेंट जो भाई जेई की तैयारी कर रहा हो, जेई मेंस की, जेई एडवांस की, तो आराम से वो 50-60 क्वेश्चन तो सोल्व कर ही देगा। तो जो पुराने फॉर्मूले हैं जो आपने 11th-12th में पढ़े हैं वो बिल्कुल आपको आने चाहिए, उनकी एप्लीकेशन आपकी यहाँ पे यूज ज़रूर होएगी। आज सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने लग रहे हैं शुरू में, तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो थोड़ा आगे चलेंगे तब वैसे स्टेटमेंट वाले, मैच द फॉलोइंग वाले भी क्वेश्चन आएंगे। ए सेमी ट्यूबुलर सिलेंडर ऑफ 75 mm रेडियस विद कनकेव साइड अपस्ट्रीम जिसका ड्रैग कोफिशिएंट 2.3 इज सबमर्ज इन ए फ्लोइंग वाटर ऑफ वेलोसिटी 0.6 मीटर पर सेकंड इफ दिस सिलेंडर इज 7.2 मीटर लॉन्ग एंड डेंसिटी इज 1000 kg, व्हाट इज द ड्रैग। तो आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है, किस टाइप से भाई, कटा हुआ सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका सिलेंडर है, पूरा सिलेंडर तो ऐसा होता है, ये कटा हुआ सिलेंडर है, और जो इसकी कनकेव साइड है वो किस तरफ है, अपस्ट्रीम, यानी पानी ऐसे फ्लो होने लग रहा है, पानी ऐसे जाने लग रहा है। ड्रैग कोफिशिएंट आपको दे रखा है, तो इसके ऊपर ड्रैग फोर्स क्या होगा, ड्रैग फोर्स हो गया या लिफ्ट फोर्स हो गया, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है वो आप फॉर्मूला देख सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग हाफ रो ए वी स्क्वायर, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग हाफ रो ए वी स्क्वायर, वी वेलोसिटी, ए उसका एरिया, ए यानी कि ये वाला एरिया प्रोजेक्टेड एरिया, डेंसिटी उसकी, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, लिफ्ट निकालना होगा तो कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, इतना ही है बस, सब चीज़ें आपको पता ही थी। जो एरिया है सामने से, जो एरिया दिख रहा है वो कितना होगा, जो इसका डायमीटर है मल्टीप्लाई बाई जो इसके अंदर की तरफ लेंथ होगी, लेंथ इसकी कितनी है 7.2 मीटर, तो 7.2 इंटू जो इसका डायमीटर है 0.075 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, भाई पानी कितनी स्पीड से, पानी नहीं सिलेंडर क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, पानी की स्पीड, हाँ पानी की स्पीड कितनी है 0.6 मीटर स्क्वायर, इसमें पुट करा तो आपका आंसर आ जाएगा 447.12 न्यूटन। भाई सिलेंडर आपका ऐसे है ना और पानी ऐसे फ्लो हो रहा है, तो आपको एरिया कौन सा लेना पड़ेगा, यहाँ पे जो एरिया है यहीं लेना पड़ेगा आपको, यहीं तो पानी के सामने से टकरा रहा है इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप हैविंग ए पिस्टन एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर, स्ट्रोक लेंथ है 0.30 मीटर की, डिस्चार्ज कर रहा है 2.4 मीटर क्यूब वाटर पर मिनट, 45 RPM पे काम कर रहा है, 10 मीटर की हाइट पे वो पानी को पहुँचाने लग रहा है, स्लिप ऑफ द पंप क्या होगा। स्लिप ऑफ पंप क्या होता है, एक तो होता है भाई थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक है भाई, आपने कैलकुलेशन करी डिस्चार्ज आना चाहिए था 100 और एक्चुअल में आ रहा है 90, तो स्लिप आपका क्या हो जाएगा, जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और एक्चुअल डिस्चार्ज के बीच का डिफरेंस। अब डिस्चार्ज कैसे निकाल लोगे, अब ये भी वही 9-10th का क्वेश्चन है, किसी 9-10th के बच्चों को दे दोगे तो वो इस चीज़ को निकाल देगा, बस उसको पता होना चाहिए रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, और वो चीज़ हमने पढ़ी रखी है क्या होती है। रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होती है भाई, एक पिस्टन कह लो, जो नल का होता है ना घर में, नल का तो सबने देखा होगा, तो नल का क्या होता है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। इसके अंदर क्या रहेगी, एक पिस्टन रहती है, ये पिस्टन एक बार तो आगे जाएगी, तब इसके अंदर जो पानी होगा वो ऊपर की तरफ धकेल देगी, और जब ये पिस्टन पीछे की तरफ जाती है तो नीचे से जो पानी होता है उसको अपने अंदर खींच लेती है, तो एक बार आगे जाती है पिस्टन, एक बार पीछे जाती है, पीछे जाएगी पानी को नीचे खींचेगी, आगे की तरफ जाएगी पानी को ऊपर धकेल देगी। जो नल का होता है घर में वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या होगा भाई, ये आपकी पिस्टन है, पिस्टन कितनी लंबी दी हुई है 0.30 मीटर, भाई स्ट्रोक लेंथ का क्या मतलब है भाई, पिस्टन की लेंथ, भाई यहाँ आपका पिस्टन का सिलेंडर होएगा वो ऐसे आगे पीछे चलेगा, तो 30 मीटर इसकी ये लेंथ है, एरिया इसका आपको पता ही दिया दे रखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगी, और 1 मिनट के अंदर कितनी RPM है 45, तो 45 बार वो आगे पीछे होएगी, तो इसकी वॉल्यूम गुणा में 45, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे आपको डिस्चार्ज दिया हुआ 2.4 मीटर क्यूब पर मिनट, इसको आप किस में निकाल लोगे, मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर निकाल लोगे, इसको किस में निकाल लेंगे, मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर, मिनट में है, सेकंड में करने के लिए 60 से हमने डिवाइड कर दिया। RPM आपको दे रखी है 45 मीटर, 10 मीटर के हाइट के ऊपर ये काम करने लग रही है, वो आपको क्वेश्चन में दे ही रखा था भाई, 10 मीटर की हाइट पे काम करने लग रही है। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू लेंथ, भाई इस पिस्टन की वॉल्यूम आ गई, मल्टीप्लाई बाई भाई जितनी RPM है
60 से डिवाइड कर देंगे सेकंड में करने के लिए। आरपीएम क्या होती है? रोटेशन पर मिनट, और सेकंड के हिसाब से निकालना तो 60 से डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ? डबल एक्टिंग। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो यहाँ इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। डबल एक्टिंग में 2 से डिवाइड हो जाता है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो क्या वो थ्योरेटिकल फॉर्मूला आ गया आपके पास। तो 2 इंटू एरिया दिया हुआ 0.1, 0.3 मीटर की लेंथ है, आरपीएम 45 है, डिवाइड बाई 60, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आ गया। स्लिप क्या होता है? थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल। तो आपका स्लिप आपने निकाल लिया। पेपर में क्या कर सकता है भाई? आपको थ्योरेटिकल दे देगा, एक्चुअल दे देगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, केवल आपसे स्लिप निकालने के लिए दे देगा। ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। तो आना चाहिए करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्रेशर हेड ऑफ वाटर इज 100 मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कैरोसिन इज 0.81 मीटर, बट इज द प्रेशर हेड ऑफ कैरोसिन। इसके अंदर क्या कहने लग रहा है? इसके अंदर ये कह रहा है भाई 100 मीटर जो पानी है, 100 मीटर जो पानी है वो जितना प्रेशर लगाएगा, तो कितने मीटर हमारे पास कैरोसिन हो वो भी सेम प्रेशर लगाए। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? रो जी एच। यहाँ पे वाटर की डेंसिटी जी इंटू एच लिख देंगे। एच हमें पता 100 मीटर दिया हुआ पानी। रो ऑफ कैरोसिन जी इंटू हाइट ऑफ कैरोसिन। जी से जी कट गया। वाटर की डेंसिटी कितनी थी? वाटर की डेंसिटी होती है 1000। कैरोसिन की कितनी है? क्वेश्चन में दे रखी होगी 0.81 है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो डेंसिटी कितनी होगी? 810। ये डेंसिटी इधर डिवाइड हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100। तो वही चीज़ इन्होंने करके दिखाई हुई है। हाइट आपकी कितनी आ गई? 123 मीटर कैरोसिन, यानी 123 मीटर कैरोसिन और 100 मीटर पानी, दोनों का प्रेशर बराबर होएगा। 100 मीटर पानी जितना प्रेशर लगाएगा उतना ही प्रेशर 123 मीटर की कैरोसिन लगाएगी। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। अगर आपके घर में कोई भाई बहन है तो उनको ये वाले क्वेश्चन आप दे के देखना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। 11th 12th के होंगे तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ वो क्वेश्चन को देखते ही कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेक हैज एरिया ऑफ 15 किलोमीटर स्क्वायर। कोई झील है उसका 15 किलोमीटर स्क्वायर जिसका एरिया है, उसके अंदर 700 mm पर ईयर की तो बारिश होने लग रही है। इनफ्लो यानी पानी उसके अंदर बह के आता है 1.4 मीटर क्यूब पर सेकंड, और उसमें से पानी कितना निकल जाता है? 1.6 मीटर क्यूब पर सेकंड। आपको ये बताना है कि भाई अच्छा कोई भी वाटर का एक्सचेंज नहीं है लेक और ग्राउंड वाटर के बीच में, यानी और कोई चीज़ आपको कंसिडर नहीं करनी है। तो एवोपरेशन का लॉस कितना होगा? ये वाला क्वेश्चन भी आप देखे देखना, इस वाले क्वेश्चन को आप देखे देखना 9th से 10th वाले अपने छोटे भाई बहन को, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चीज़ें आपको सारी समझ में आ गई भाई। इतनी बड़ी झील है 15 किलोमीटर स्क्वायर की, इतनी बारिश हुई, इतना पानी बाहर चला गया, वो इतना पानी अंदर आया और इतना पानी बाहर गया है, तो एवोपरेशन लॉस कितने होंगे? तो अपने को अच्छे से पता भाई, जो बारिश हुई है, जो बारिश हुई है प्लस उसमें जो इनफ्लो है उसके अंदर पानी इतना है, वो किसके बराबर होएगा? जो पानी बाहर चला गया, और कुछ उसके अंदर लॉस हो गई, कुछ उसके अंदर लॉस हो गई। ये चीज़ अपने को अच्छे से पता है, ठीक है। बारिश हमको दे रखी है 700 mm, बारिश हमें कितनी दी हुई? 700 mm। इन फ्लो और आउट फ्लो हमको दे रखी है मीटर क्यूब पर सेकंड में, तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? mm में। डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है? पहले इसका निकाल लेते हैं इनफ्लो का, 1.4 मीटर क्यूब पर सेकंड। इसके अंदर पानी अंदर आने लगा, तो एक साल में कितना पानी आएगा? एक साल में 365 दिन होते हैं, और एक दिन में कितनी सेकंड होती हैं? 86400, यानी इतना पानी इसके अंदर आया। और एरिया इसका कितना? 15 किलोमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया, ये किसके बराबर होता है? हाइट की। हाइट किसके बराबर होती है? वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया। 15 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो 1000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1000 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 10 की पावर 6, ठीक है। ये हमारा आंसर किस में आया? ये आंसर हमारा आया है मीटर के अंदर, क्योंकि 1.4 भी मीटर क्यूब था और नीचे मीटर स्क्वायर है, तो इसको हमें mm में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मीटर में 1000 mm होते हैं ना, तो आंसर हमारा आ गया mm के अंदर। तो 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6, 10 की पावर 3, 2 जीरो इधर से भगा दो, इसको एक डेसिमल यहाँ लगा दो, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर में सोल्व करना, कैलकुलेटर आपके पास है ही।
वहीं इसने किया हुआ 1.4 इंटू 365 इंटू 86400 डिवाइड बाई 15 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई बाई इसने 100 किया हुआ भाई सेंटीमीटर में बनाने के लिए हम 1000 से करेंगे, सीधा mm में आंसर आएगा हमारा। वैसे ही इन फ्लो वैसे ही आउट फ्लो। इतना पानी अंदर आया, 70 सेंटीमीटर की बारिश हुई और इतना भाई नदी वगैरह से अंदर आया, बाहर कितना जाएगा, ये आउट फ्लो प्लस कुछ हमारा लॉस हो गया, एवोपरेशन लॉस, और यहीं हमें निकालना है। तो दिस इज इक्वल टू दिस एवोपरेशन लॉस हमने निकाल लिया, कितना आ गया 279 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रिज हैज ए एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 25 ईयर एंड डिज़ाइन फॉर ए फ्लड मैग्नीट्यूड ऑफ 100 ईयर। भाई कोई ब्रिज की एक्सपेक्टेड लाइफ है 25 साल और उसके हमने 100 ईयर की फ्लड के हिसाब से डिज़ाइन किया है। रिस्क ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल डिज़ाइन कितना है। एसएससी में आने के चांस इसके ना के बराबर हैं, लेकिन सॉल्यूशन इसका हम देख लेते हैं। कोई ब्रिज बनाते हो आप तो आपने 25 साल की डिज़ाइन लाइफ उसकी एक्सपेक्ट करी है और आपने फ्लड कितनी कंसीडर करी है 100 ईयर की। 100 ईयर फ्लड का क्या मतलब है भाई, ऐसी बाढ़ जो 100 साल में एक बार आने के चांस है, ठीक है, यानी इतनी खतरनाक बाढ़ जो 100 साल में एक बार आती है उसको क्या बोलेंगे 100 ईयर फ्लड। और ऐसी फ्लड जो 1000 साल में एक बार आती है उसको क्या बोलेंगे 1000 ईयर फ्लड। यानी समझ सकते हो भाई 1000 ईयर फ्लड बहुत ज़्यादा खतरनाक होएगी। 100 ईयर वाली फ्लड थोड़ी वो केवल खतरनाक होएगी, 10 ईयर वाली फ्लड वो सिंपल खतरनाक होएगी, और 1 ईयर फ्लड यानी जो हर साल आती है वो नॉर्मल हो गई, ठीक है। अब रिस्क क्या है हाइड्रोलॉजिकल डिज़ाइन का, जो आपने डिज़ाइन किया है 100 ईयर की फ्लड मान के, तो कितने रिस्क है इसके फेल होने का। तो रिस्क आप कैसे निकाल लोगे, तो सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी इसके फेल होने की, इसके फेल होने की, या फिर जो आपकी इवेंट है वो आने के कितने चांस है। 100 ईयर की फ्लड है, किसी भी पर्टिकुलर ईयर में उसके आने के कितने चांस है 1/100। भाई 100 साल की जो बाढ़ है एक साल में आने के कितने चांस है 1/100। तो वो हमने सबसे पहले निकाल लिया, भाई हमारी बाढ़ आने के कितने चांस है 0.01, और उस बाढ़ के ना आने के कितने चांस हैं तो वो हमने निकाल ली। भाई बाढ़ हमारी नहीं आएगी उस चीज़ के कितने चांस है, उस 1 माइनस उसके होने के चांस यानी कि 0.99। तो 25 साल के दौरान आपको रिस्क निकालना है, तो वो आप कैसे निकाल लोगे, वो हम निकाल लेंगे 1 माइनस भाई बाढ़ के ना आने के चांस। बाढ़ के ना आने के चांस कितने हैं 0.99। भाई 100 साल की बाढ़ है तो उस साल इतने ना आने के चांस, और 25 साल के लिए निकाल रहे हैं तो इसकी पावर हम कर देंगे 25। एसएससी जेई में तो आने के ना के बराबर चांस है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन गेट हो गया, स्टेट के एई के जो एग्ज़ाम है ना उसमें बूझ लेता है ये वाला क्वेश्चन, भाई उसका रिस्क कितना है। तो 1 माइनस 99 की पावर वो 99/100 की पावर 25, ऐसा ऑप्शन कौन सा ए 1 माइनस, हाँ सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है सही आंसर 1 माइनस 99/100 की पावर 25। आज इन्होंने मेरे को लग रहा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारे पहले दे दिए हैं, तो हमारे कम क्वेश्चन हुए हैं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ग्राउंड वाटर फील्ड टेस्ट ए ट्रेसर टुक 8 आवर टू ट्रेवल बिटवीन 2 ऑब्जर्वेशन वेल विच आर 56 मीटर अपार्ट। क्वेश्चन आने के चांस एसएससी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे तब तो इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, अब ऑब्जेक्टिव होने लग गया तो थोड़े बहुत चांस तो हैं एसएससी में आ सकता है, लेकिन जो स्टेट के एई एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा चांस ही आएगा। तो ये ग्राउंड वाटर फील्ड टेस्ट है, ट्रेसर को 8 घंटे लग जाते हैं 2 ऑब्जर्वेशन वेल में ट्रैवल करने के लिए, जो कि 56 मीटर दूर है। तो 56 मीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको 8 घंटे का टाइम लग रहा है। डिफरेंस इन वाटर लेवल बिटवीन 2 वेल इज 0.70 मीटर। जो 2 कुएँ आपने खोदे थे उनके बीच में पानी के लेवल का कितना डिफरेंस है 0.70 मीटर। वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऑफ द एक्वीफर इज 30% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एक्वीफर। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितने 30% ऑफ द टोटल वॉल्यूम के। तो पोरोसिटी आप निकाल सकते हो, पोरोसिटी कितनी हो गई इसकी, पोरोसिटी हो गई इसकी 0.30। ये किसके बराबर होती है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, पोरोसिटी यहीं तो होती है। What is the hydraulic conductivity of the aquifer if the dynamic viscosity of the water is 0.995 into 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी निकालनी है, इसकी विस्कोसिटी दे रखी है आपको। वैसे तो ये उसका क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, सोयल का क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको। सोयल के अंदर हम पढ़ते हैं ना भाई वो वाले टेस्ट, पंप इन टेस्ट, पंप आउट टेस्ट, ये विस्कोसिटी का इसके अंदर कोई रोल नहीं होएगा, ये इन्होंने कन्फ्यूज करने के लिए दे देते हैं, ठीक है। ईएससी के अंदर क्या करते हैं, थोड़ा डाटा एक्स्ट्रा दे दिया ना कन्फ्यूज करने के लिए। तो ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होएगा उसको देख लेते हैं।
आपने 2 कुएँ खोदे, एक कुआँ ये, दूसरा कुआँ ये, ठीक है। अब ट्रेसर क्या होता है, इंक टाइप से होती है। इस कुएँ के अंदर आपने इंक डाल दी, रेड कलर की इंक डाल दी, तो सीपेज होके वो इंक यहाँ चली जाएगी। तो 8 घंटे के अंदर जो आपने इसमें ट्रेसर डाला है वो ट्रेसर यहाँ पे पहुँचने में 8 घंटे लग गए। तो सीपेज वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ सीपेज कितनी होगी भाई, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना लग गया 8 घंटे। तो घंटे को उसमें कन्वर्ट कर लो आप, थोड़ी आसानी रहेगी, घंटे को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। चलो अभी नहीं, बाद में करते हैं। वेलोसिटी आ गई 8 7 56 7 मीटर पर आवर। ये आपकी क्या आ गई, सीपेज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है भाई, डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइड बाय पोरोसिटी। सीपेज वेलोसिटी डिस्चार्ज वेलोसिटी अपन पोरोसिटी होती है। पोरोसिटी मैंने आपको बताई दी थी कितनी है, 0.9, ठीक है 0.9 थी ना। डिस्चार्ज वेलोसिटी किसके बराबर होगी, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 7 गुणा में 0.3, ये हो जाएगा 2.1, 7 × 21, ठीक है 2.1 मीटर पर हावर। ये क्या आ गई आपकी डिस्चार्ज वेलोसिटी। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज दी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ दी एक्वीफर। ये हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होती है, जो इसकी परमिएबिलिटी है उसी को ये कंडक्टिविटी कह रहा है, ठीक है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी हो गई या फिर परमिएबिलिटी हो गई, एक ही चीज़ है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्चार्ज वेलोसिटी है आपके 2.1 और डिस्चार्ज वेलोसिटी किसके बराबर होती है, V = KI। पढ़ा था ना भाई, Q = KI। ये किसने कहा था, Q = KI, ये डार्सी ने कहा था ना। यहीं से तो हमने निकाला था भाई, डिस्चार्ज वेलोसिटी किसके बराबर होगी, K × I की। अब इसके अंदर हमें क्या निकालना, हमें K निकालना था। K किसके बराबर हो जाएगा, V/I। I क्या होता है, I होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। I किसके बराबर होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, H/L। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, H/L। डिफरेंस इन हाइट, जो डिफरेंस इन हाइट है इन दो कुओं के बीच में वो कितनी है, 0.7 मीटर। क्वेश्चन में हमने देखा था ना, इन कुओं के बीच में हाइट का डिफरेंस कितना, 0.7 मीटर, यानी कि 0.7 डिवाइड बाय 56। तो बस फिर तो पुट करना, इसके अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है एसएससी में, पहले इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चैनल रूटिंग। तो चैनल रूटिंग क्या होती है, चैनल रूटिंग के अंदर क्या करते हैं हम, हाइड्रोग्राफ को स्टडी करते हैं। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या क्या है। इन चैनल रूटिंग द फ्लड हाइड्रोग्राफ एट वेरियस सेक्शन ऑफ द रीच इज प्रिडिक्टेड। जो चैनल रूटिंग होता है उसके अंदर जो फ्लड हाइड्रोग्राफ होता है उसको हम स्टडी करते हैं बाय कंसीडरिंग ए चैनल रीच एंड एन इनपुट हाइड्रोग्राफ एट द अपस्ट्रीम एंड। यानी जो रिवर है आपकी, जो चैनल है उसके अपस्ट्रीम में जो हाइड्रोग्राफ है, जो इनपुट हमारा, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम में कैसा हाइड्रोग्राफ होएगा, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, एज द फ्लड वेव मूव डाउन द रिवर द शेप ऑफ द वेव डज नॉट चेंज। दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। जब फ्लड डाउन द रिवर जाएगी तो शेप ऑफ वेव चेंज नहीं करती, जी नहीं, शेप हमारी चेंज करेगी। फ्लड वेव पासिंग डाउन ए रिवर हैव देयर पीक अटेन्यूएटेड ड्यू टू फ्रिक्शन। जो फ्लड की वेव हैं जब रिवर के अंदर पास करेंगी तो उनकी पीक अटेन्यूएटेड हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से। इस चीज़ का क्या मतलब है भाई, अटेन्यूएशन का ये मतलब हुआ अचानक से जो पीक आएगा अप स्ट्रीम साइड के ऊपर, जो भाई पहाड़ी वाला एरिया है वहाँ पे तो अचानक से बहुत ज़्यादा पानी आ सकता है, तो जो पीक होता है बहुत हाई होता है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे डाउन स्ट्रीम के अंदर, जो पीक होता है उसका वो कम होने लग जाएगा, यानी ये कुछ स्टेबल सी लेवल आ जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, तीसरी हमारी सही है। एडिशन ऑफ लेटरल इनफ्लो कैन कोज एन इंक्रीज ऑफ अटेन्यूएशन। लेटरल डायरेक्शन में इनफ्लो होने की वजह से अटेन्यूएशन के अंदर इंक्रीज आ सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अटेन्यूएशन हमारा डिक्रीज होता है। अटेन्यूएशन यानी कि भाई अचानक से जो बाढ़ सी आती है, तो इसके अंदर सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहली और तीसरी स्टेटमेंट हमारी सही है। चैनल रूटिंग के अंदर क्या होता है, चैनल रूटिंग के अंदर हम क्या करेंगे भाई, रिवर के अलग अलग सेक्शन के ऊपर कितना डिस्चार्ज आएगा उस चीज़ को स्टडी करते हैं, ठीक है। चैनल रूटिंग क्या करते हैं, इसमें आप प्रेडिक्ट करोगे, आप ये बताओगे कि भाई नीचे 10 किलोमीटर में कितनी बाढ़ आ सकती है, 20 किलोमीटर में मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना आएगा, नीचे 30 किलोमीटर कितना होगा। जो भी आपके पास डाटा होएगा भाई, चैनल का डाटा रहेगा, करेक्टरिस्टिक रहेंगी उसकी,
और भाई अप स्ट्रीम में कितना बारिश हुई है वो चीज़ आपको पता रहेगी। तो फ्लड हाइड्रोग्राफ को इसके अंदर हम प्रेडिक्ट करते हैं भाई कहाँ पे बाढ़ आ सकती है, वो पहले ही वार्निंग दे देते हैं ना आजकल तो भाई। तो शेप ऑफ वेव विल चेंज हैंस स्टेटमेंट टू इज़ इनकरेक्ट। जो शेप होती है वेव की वो डाउन स्ट्रीम चेंज होती रहती है, दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन्होंने क्या लिखा था भाई, चेंज नहीं करती। फ्लड वेव पासिंग डाउन ए रिवर विल हैव देयर पीक अटेन्यूएटेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिकॉज मेजर लॉस इज ड्यू टू फ्रिक्शन एंड माइनर लॉस आर ड्यू टू एडी फॉर्मेशन। जो फ्लड वेव होती है रिवर के थ्रू जब पास करेगी तो अटेन्यूएटेड हो जाती है। अटेन्यूएटेड यानी कि उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है। भाई जो बाढ़ अप स्ट्रीम में होएगी वैसी लेवल की बाढ़ डाउन स्ट्रीम में नहीं होएगी, कमज़ोर पड़ जाती है उसकी धारा, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से वो लॉस हो जाता है उसके अंदर। और रूटिंग के अंदर भाई हम आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ को निकालते हैं, सही बात है। लेटरल फ्लो की वजह से अटेन्यूएशन डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज नहीं होता। ये देख सकते हो आप कि भाई अटेन्यूएशन का क्या मतलब होता है, उसकी स्ट्रेंथ में कमी ला देना। अटेन्यूएशन का क्या मतलब है, स्ट्रेंथ में कमी ला देना। हम रिजर्वोयर बनाते हैं, रिवर बनाते हैं, चैनल को स्टडी करते हैं तो उसका पर्पज़ क्या होता है भाई, जो बाढ़ वगैरह होती है वो नीचे के एरिया में बाढ़ ना हो, ज़्यादा हाई फ्लो ना है, धीरे धीरे हम पानी को छोड़ेंगे तो उसका पीक कम हो जाता है और लेकिन वो लंबे टाइम तक चलेगा, ठीक है। लैग आ जाता है, अटेन्यूएशन का मतलब समझ सकते हो, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है, पीक उसका कम हो जाता है। और जो इनफ्लो हाइड्रोग्राफ होता है उसकी हेल्प से हम आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ को प्रिडिक्ट करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज इस क्लास में इतने ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगली क्लास में करेंगे। आज थोड़े कम क्वेश्चन हो पाए क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, बाकी आगे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं। हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो भी इंजीनियरिंग सर्विस में आते हैं। तो अभी आज हम 2021 वाला सॉल्यूशन कर रहे हैं। 2022, 23, 24 वाले सॉल्यूशन हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। आप लेक्चर को शेयर कर देना और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक योर फॉर एग्ज़ाम। जो इसकी PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल ही दूंगा और जो पिछले वाली 3 है उनकी मैंने चैनल के ऊपर डाली हुई है।